ओके, हम बैच सिस्टम की बात कर रहे थे। हाँ जी, बैच सिस्टम में ये चीज़ होती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसके अंदर यूज़र प्रोग्राम एरिया है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल टास्क है, ठीक है। पहले वो होगा तो फिर दूसरे को जो है वो जगह देगा आने की, अदरवाइज उसी को ही रिजोल्व करने में लगा रहेगा। सो इसका मेमोरी लेआउट है ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके अंदर एक ही टास्क एट अ टाइम चलेगा, इसको हम कहते हैं बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल वीएमएस है, वर्चुअल जो डिजिटल इक्विपमेंट है वीएमएस, ठीक है, इज एन एग्जांपल ऑफ बैच प्रोसेसिंग सिस्टम के वर्चुअल मशीन है, तो वो एट अ टाइम एक ही काम कर रही होती है, दूसरा वो काम नहीं कर रही होती। तो ये आपका बैच प्रोसेसिंग सिस्टम है। दूसरा सिस्टम की बात करते हैं, दूसरा सिस्टम था आपका मल्टी प्रोग्राम सिस्टम, ठीक है। मल्टी प्रोग्राम सिस्टम क्या होता है, ग्रुप ऑफ जॉब्स, उसमें एक सिंगल जॉब थी, इसमें ग्रुप ऑफ जॉब्स जो है वो एक साथ काम परफॉर्म कर सकती हैं, ठीक है। दैट आर रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड जॉब पूल। सो नंबर ऑफ जॉब्स इज कॉल्ड इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड जॉब पूल, ठीक है। सिंस देयर इज मोर देन वन जॉब डेट कैन बी एग्जीक्यूटेड, वहां पे तो बाउंड थे ना हम बैच प्रोसेसिंग में, एक जॉब एक बार करेंगे, मतलब कि वो पहले होगी फिर दूसरी को बारी देगा फिर तीसरी को देगा। यहाँ पे हम मल्टीपल जॉब जो है वो एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि ये सबको हम कहते हैं जॉब पूल, ठीक है। ये यहाँ पे सारी की सारी जॉब पूल को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, इन जनरल in general, it is not possible for a single user to keep CPU और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बिजी एट ऑल टाइम, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका CPU जो है इनपुट डिवाइसेस है वो हर टाइम बिजी ही हो। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या होता है, वो आपको अलाउ करता है इंक्रीज द यूटिलाइजेशन। CPU यूटिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब आप काम कर रहे हो तो आपका CPU ज़्यादा एफिशिएंटली काम परफॉर्म करे, ठीक है। इस सेंस को हम कहते हैं इंक्रीज CPU यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। अगर CPU यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगी तो आपकी वर्किंग जो है वो ज़्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म होगी। और जहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आता है ना, तो वहाँ पे आपकी CPU यूटिलाइजेशन, आपका प्रोसेसर वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सिंगल प्रोसेसिंग के लिए तो CPU सिंगल यूटिलाइज हो जाएगा, लेकिन अगर आपके टास्क बहुत ज़्यादा है, मल्टी प्रोग्रामिंग है, तो वहाँ पे आपका CPU जो है वो यूटिलाइज तेज होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, इन्हांस होना चाहिए। इंश्योरिंग दैट द CPU ऑलवेज हैज अ जॉब टू बी एग्जीक्यूटेड। और आपके CPU ने इंश्योर करना होता है कि जो भी पोस्ट है पहले जो है प्रायोरिटी दे के उसको सोल्व आउट किया जाएगा। ओके, अब जो CPU पूल है, CPU हैज अ पूल ऑफ जॉब, ठीक है। एक CPU जो है उसमें पूल ऑफ जॉब्स हैं। जी, जी अली। मैम वो अभी आपने कहा है सेकंड लेक्चर की जो है अटेंडेंस वो कहाँ पे लगानी है? सेकेंड जो अटेंडेंस है वो आपने गूगल क्लासरूम के ऊपर ही लगानी है। न्यू क्वेश्चन अपलोड कर दिया है, ठीक है। न्यू क्वेश्चन लिखा होगा अटेंडेंस, वहां पे अपनी अटेंडेंस मार्क करो, जी। ठीक है। उसका टाइम मेंशन है 1:30। ओके, ऑल राइट। हम जो पूल की बात कर रहे थे, मल्टीपल पूल्स ऑफ जॉब्स आ रही हैं, पहले ये वाली आई है तो पहले ये वाली जाएगी, फिर देन ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी। लेकिन मल्टीपल प्रोग्रामिंग में सारी जॉब एक साथ CPU ले लेता है, लेकिन उसको यूटिलाइज करता है कि पहले कौन सा टास्क है, किसको प्रायोरिटी दी जाए, वो पहले जो है वो इन्वॉल्व होगी उसके अंदर, पहले वो सॉल्व हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है CPU रिक्वायर्ड सोफिस्टिकेटेड डाटा स्ट्रक्चर टू इम्प्लीमेंट मल्टी प्रोग्रामिंग। यहाँ पे हम जो है मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए सोफिस्टिकेटेड डाटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। हम CPU को अगर मल्टी प्रोग्रामिंग के सेंस में यूज़ करना चाहते हैं कि तो आपका CPU की यूटिलाइजेशन इंक्रीज होनी चाहिए, ये तो मैंने आपको क्लियर बता दिया। दूसरा ये कि आपका CPU को ये पता होना चाहिए, उसके पास ये डिसीजन लेने का मतलब होता है, पूरा इख्तियार होता है। जैसे हमारा ब्रेन है वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन ले रहा होता है कि पहले मैंने ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है। तो यहाँ भी ये है कि पहले जो काम हो रहा है वो देखेगा कि इसके बाद नेक्स्ट कौन सी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। सम जॉब्स विल फिट इनटू द मेमोरी एट वंस। अब जो कुछ जॉब्स हैं वो मेमोरी के अंदर टोटली पूरी की पूरी मेमोरी के अंदर फिट आ जाती है, और बाकी जो है सम जॉब्स में हैव टू रिमेन ऑन डिस्क। सो देखिए, जितनी हमारे दिमाग में कैपेसिटी होगी, इतनी ही CPU जो आपका कंप्यूटर है उसकी भी उतनी ही कैपेसिटी होगी, उससे ज़्यादा वो अपने अंदर चीज़ों को स्टोर नहीं कर सकता। रन टाइम पे जो करनी होगी वो लेगा और उसको
एग्जीक्यूट करवा के वर्किंग पूरी कर दी। अब वो बाकी पार्ट कहाँ से ले रहा है, डिस्क से ले रहा है, ठीक है। डिस्क आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है, तो वहां से डाटा लेगा और उसको क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। और स्केजुलिंग के बारे में बताया था भाई, जो स्केजुलिंग होता है कि सीपीयू जो है ना वो एज अ स्केजुलर काम करता है। हम देखिए टाइम टेबल बना लेते हैं, उसका एक स्केड्यूल तैयार कर लेते हैं कि मैंने पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है। तो आपका सीपीयू भी ऐसा ही है, उसने भी काम को डिवाइड किया होता है। देखेगा कि पहले मैंने कौन सा काम आया है मुझे, वो एग्जीक्यूट करवा देगा, फिर दूसरे को लेगा। जैसे क्यू स्ट्रक्चर पड़ा होगा, एरेज वगैरह पड़े होंगे, उसी फॉर्म में सीक्वेंस वाइज वो उसको स्केड्यूल बना के काम करेगा। मेमोरी मैनेजमेंट इज यूज टू, मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो यूज होता है टू कीप ट्रैक ऑफ विच जॉब आर स्टोर्ड वेयर एंड हाउ मच स्पेस इज अवेलेबल। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब ही यही है कि जो की स्टोरेज है उसका क्या ट्रैक है, मतलब वो क्या जॉब कहाँ पे स्टोर करनी है और उसको मैंने कैसे स्टोर करना है और मुझे उसको कैसे यूज़ करना है, और वो जो हमने डाटा दिया है उसकी कितनी स्पेस जो है वो उसको एलोकेट हुई है। Sometimes maybe many jobs that can run at any one time, ठीक है। कोई भी समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि मैनी जॉब्स कोई भी एक वक्त में रन हो जाती हैं, लेकिन ये भी इंटरेक्शन की बात है कि आपका जो प्रोसेसर है, अगर मल्टीपल प्रोसेसर लगे हों सिस्टम के अंदर तो वो एट अ वन टाइम सारे के सारे टास्क परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर आपका सिंगल प्रोसेसर है, मतलब सिंगल सीपीयू है, तो वो उसकी डिवीजन खुद ब खुद ही कर देगा। लेकिन काम चूंकि एक ही था, उसको सब पार्ट में उसने तोड़ा था, तो वो एंड पे रिजल्ट आपको कंबाइन करके ही शो करवाएगा। ऐसा नहीं होता कि मैंने वर्ड के ऊपर कोई चीज़ सेव की है और मुझे नेक्स्ट टाइम जब ओपन करके देखा है तो वो हाफ सेव हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो सारे के सारे आपकी एक साथ ही वर्किंग परफॉर्म करता है। लेकिन जो उसके देखिए सिस्टम है ना, सिस्टम को तैयार किया गया है, सिस्टम के अंदर स्केजुलिंग की गई है, स्टेप बाय स्टेप काम करेगा। इस तरह तो सीपीयू भी सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी अगर वो सारी की सारी एक साथ ही एक्टिवेट हो जाएं, तो ऐसा नहीं होता। जैसे इंसान है, थोड़ा थोड़ा काम सेट किया होता है, स्केड्यूल बना होता है, ऐसे ही काम करता है आपका कंप्यूटर का ब्रेन। जॉब मस्ट बी कंट्रोल, इंटरेक्शन बिटवीन जॉब मस्ट बी कंट्रोल होगी। इन जनरल वन जॉब शुड नॉट बी एबल टू मैनिपुलेट द डाटा और प्रोग्राम कोड ऑफ अनदर जॉब। भाई एक जॉब अगर एक सीपीयू ने परफॉर्म कर दी है, उसका टाइम एक्सपायर हो गया तो वो दूसरी को लेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो पहली वाली को पकड़ लेगा। उसका टाइम एक्सपायर हो गया वो उसको छोड़ देगा अगर वो कंप्लीट हुई या नहीं हुई। अगेन अगर आप उसको प्रोवाइड करते हैं ना, ह्यूमन खुद उसको फिर देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है कंप्यूटर को कि ये काम करो, तो दोबारा वो फिर एक्टिवेट हो जाएगा। फिर हमने इसके अलावा जो चीज़ पढ़ी थी वो है टाइम शेयरिंग, ठीक है। टाइम शेयरिंग में क्या चीज़ होती है, टाइम शेयरिंग जो है इसमें टाइम स्लॉट्स के ज़रिए काम करेगा। टाइम शेयरिंग में ये चीज़ होगी कि बैच प्रोसेसिंग सिस्टम जो था वो इस चीज़ को इंटरेक्ट नहीं करता था। उसमें देखिए यूज़र कैन नॉट इंटरेक्ट विद द जॉब, ठीक है। बैच प्रोसेसिंग में जॉब्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उसमें सिंगल एक एक काम होगा वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा था मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। उसमें क्या था, उसी सिस्टम में ये चीज़ थी कि मल्टीपल जॉब्स एट अ टाइम कर सकते हैं, लेकिन उसको वो एज अ स्केड्यूल कर देगा, ठीक है। स्केड्यूलिंग की फॉर्म में पहले ये करेंगे, फिर दूसरा काम आएगा, फिर तीसरा आएगा, ठीक है, वन बाय वन होगा। टाइम शेयरिंग की ये है, टाइम शेयरिंग वाज इंट्रोड्यूस टू मेक कंप्यूटर सिस्टम मोर इंटरेक्टिव। टाइम शेयरिंग ने क्या कर दिया कि मैंने एक टाइम एलोकेट कर दिया, इतनी स्केजुलिंग तो हो गई थी, स्केजुलिंग में टाइम नहीं डिवाइड था, ठीक है। स्केजुलिंग में टाइम नहीं था। अब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम ले रही थी, कोई चीज़ बहुत कम टाइम ले रही थी, लेकिन आपकी जो स्केजुलिंग थी वो सबको एक जैसा टाइम दे रही थी। तो इसी वजह से आपके टाइम शेयरिंग सिस्टम बनाए गए, जिसमें इस चीज़ को स्पेसिफाई कर दिया गया कि छोटी जॉब है तो उसको छोटा सा टाइम दिया जाए, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड हो, ताकि हमारी पीसी की वर्किंग भी फास्ट हो जाए, सीपीयू की यूटिलाइजेशन भी इंक्रीज हो और हमारा काम भी जो है वो जल्दी परफॉर्म हो जाए, ठीक है। इसको हमने टाइम पीरियड मेंशन कर दिया जॉब को, भाई तुम्हारी ये जॉब है, तुम्हें इतने टाइम में कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे ये पीरियड है तो इतने टाइम में ही कंप्लीट होगा, उसके बाद नेक्स्ट टीचर आएगा। सो ये तरीकाकार होता है टाइम शेयरिंग का आपके प्रोसेसर के अंदर। तो इसमें स्विचिंग जो है वो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होगी, बजाय इसके कि स्केजुलिंग की फॉर्म में अगर काम किया जाए, स्केजुलिंग को टाइम शेयरिंग दे देना तो वो आपकी सीपीयू की यूटिलाइजेशन को और ज़्यादा फास्ट बनाता है। हाँ जी, टाइम शेयरिंग था सिंपल। अब टाइम शेयरिंग सिस्टम की बात करते हैं। टाइम शेयरिंग सिस्टम क्या चीज़ है, टाइम शेयरिंग सिस्टम इज़ अ मल्टी यूज़र, मल्टी प्रोसेसर एंड इंटरेक्टिव सिस्टम। मल्टी यूज़र हो सकते हैं, मल्टी प्रोसेसेस हो सकते हैं एंड इंटरेक्टिव सिस्टम होते हैं, मतलब कि मोर इंटरेक्टिव इस सेंस में है कि इसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स काम कर रहे हैं, मल्टीपल यूजर्स काम कर रहे हैं एक साथ,
एक सिस्टम के होता है मल्टीपल यूजर अटैच है, मल्टीपल प्रोसेसर। देखिए मेरे सिस्टम में एक सीपीयू की बजाय अब 4 सीपीयू लगे हुए हैं, तो मेरा काम तो ज़्यादा एफिशिएंट हो गया, ठीक है, उसमें टाइम शेयरिंग ज़्यादा हो गई। भाई तुमने ये काम लेना है, मैं कहती हूँ मास्टर सीपीयू को, मास्टर सीपीयू जो है ना, मास्टर सीपीयू, उसने सबको जो है वो टाइम डिवाइड करके दे देना है। बाकी सारे स्लेव प्रोसेसर होते हैं, एक मेन ब्रेन होता है, बाकी सारे के सारे स्लेव ब्रेन होते हैं, जिसे हम सीपीयू कहते हैं कंप्यूटर के वर्ड में। सो ये जो यहाँ पे वर्ड आता है ना टाइम स्लाइसिंग, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हमने इन डिटेल आना है राउंड रॉबिन फैशन के ऊपर, मतलब राउंड रॉबिन तकनीक है, इसमें टाइम स्लाइसिंग की बेस पे काम करता है। राउंड रॉबिन तकनीक ऐसी तकनीक है जो टाइम स्लाइसिंग कर देता है, मतलब आपके सारे के सारे टास्क को टाइम डिवाइड कर देता है, टाइम डिवीजन ऑफ टाइम प्रोवाइड कर देता है, रिस्ट्रिक्शन दे देता है कि भाई ये जॉब इस टाइम पे ही होगी, इससे ज़्यादा इसको टाइम नहीं दिया जाएगा। टाइम स्लाइस का मतलब यही है कि स्लाइस छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना, टिल एंड एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया, हर एक को मैंने टाइम स्लाइस दे दी, वो अब अपनी ही लिमिट्स के अंदर रह के काम कर रहा है। ऑलराइट, अब वो जो टाइम स्लाइसिस है, टू वेरियस टास्क कंप्लीट होंगे, वेरियस टास्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए लोगों को सॉरी, मतलब इस सेंस समझाने के लिए है कि जैसे हम एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ऐसे ही आपका सीपीयू है, उसने क्या करना है, टाइम स्लाइस बना के अलग-अलग टास्क उसको असाइन कर देने हैं, जो पहले आएगा वो पहले चला जाएगा। CPU के scheduling and multi-programming to provide each user with a small portion of time shared computer। ठीक है, CPU scheduling और मल्टी प्रोग्रामिंग क्या करता है कि आपको स्मॉल पोर्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन टाइम शेयरिंग सिस्टम आप जितना चाहें उतना उसको रिक्वायर्ड कर सकते हैं। ठीक है, CPU कैन बी एलोकेटेड टू अ जॉब ओनली इफ दैट जॉब इज करंटली इन मेमोरी। तो ये रिस्ट्रिक्शंस थी इसके अंदर, आपके सीपीयू स्केजुलिंग के अंदर, मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर जो जॉब थी करंटली बस वही मेमोरी के अंदर होगी, लेकिन टाइम शेयरिंग सिस्टम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। इसी वजह से ये कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि इसमें मोर कॉम्प्लेक्सिटी आती ही मल्टी प्रोग्राम की वजह से है। लेकिन टाइम शेयरिंग तब बड़ा अच्छा काम करेगा जब छोटे काम होंगे, ठीक है, पाँच छः हो गए, 10 हो गए, लेकिन अगर आप 100 में कह रहे हैं तो वहाँ पर टाइम शेयरिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाली है। आप इतने सारे प्रोसेसर्स जो हैं वो कैसे अलग अलग टाइम एलोकेट करेंगे। सो ये लार्ज जॉब के लिए बेस्ट नहीं है, लेकिन स्मॉल स्मॉल वर्किंग के लिए, स्मॉल टास्किंग के लिए, स्मॉल प्रोग्राम्स के लिए टाइम शेयरिंग इज़ वेरी बेस्ट। ठीक है, इट रिक्वायर्ड सम फॉर्म ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन, और इसमें आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड होती है। सो कॉम्प्लेक्स है तो प्रोटेक्शन भी होगी। वर्चुअल मेमोरी को अचीव करते हैं। वर्चुअल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो एक्चुअली कहीं पे एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, लेकिन फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, लेकिन कंसेप्चुअली अवेलेबल होती है। जैसे कि आपका गूगल ड्राइव है, ठीक है, आप कोई भी चीज़ वहाँ पे स्टोर करते हैं तो वो आपको एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि कंप्यूटर के अंदर है, ठीक है, वो आपको कंसेप्चुअली व्यू हो रहा है, फिजिकली आप टच नहीं कर सकते अपने डाटा को। ये होती है वर्चुअल मेमोरी। सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है। सिंगल प्रोसेसर सिस्टम में ये चीज़ है कि इसमें एक ही प्रोसेसर लगा हुआ है, नाम से पता चल गया कि सिंगल प्रोसेसर मतलब कि सिंगल सीपीयू। ठीक है, सिंगल प्रोसेसर आपका सिंगल सीपीयू, प्रोसेसर का दूसरा नाम सीपीयू है। A single processor system has one main CPU to execute the general purpose instruction set, including the instruction from user processes। ठीक है, एक ही प्रोसेसर है, वही सारे के सारे काम परफॉर्म कर रहा है, उसी के जरिए हम कीबोर्ड, डिस्क, ग्राफिक्स, जो भी हम काम परफॉर्म कर रहे हैं एक सिंगल प्रोसेसर के जरिए परफॉर्म हो रहे हैं। हर जो स्पेशल पर्पस प्रोसेसर है रन करता है लिमिटेड इंस्ट्रक्शन एंड डू नॉट एग्जीक्यूट यूजर प्रोसेसेस। भाई सीपीयू का सिस्टम का प्रोसेसर तो वो यूजर के प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लिमिटेशन टास्क परफॉर्म करेगा जो कि उसके इंटरनल वर्किंग परफॉर्म हो रही है। अगर आप उसको बाय मैनुअली रोकना चाह रहे हैं, लाइक मैं चीज़ वर्ड के ऊपर काम करती करती मैंने कहा मैं पावर पॉइंट के ऊपर काम करना चाह रही हूँ, तो मैं उसकी जो एक्सेस उसको रिवोक करके दूसरे के ऊपर शफल हो गई हूँ, तो अब आपकी मेमोरी के अंदर वर्ड नहीं है, आपकी मेमोरी के अंदर पावर पॉइंट आ गया है। ठीक है, ये होती है आपकी सिंगल प्रोसेसिंग की वर्किंग। मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम ये है, मल्टीपल प्रोसेसर इज अ टाइप ऑफ प्रोसेसिंग इन विच टू और मोर प्रोसेसर वर्क टुगेदर। बेटा इसमें जो है वो मोर देन टू प्रोसेसर काम कर रहे होते हैं, टू भी हो सकते हैं और मोर देन टू भी हो सकते हैं। जैसे कि आपके एक साथ काम परफॉर्म करना, मल्टी प्रोसेसिंग
पैरेलल प्रोसेसिंग की भी एग्जांपल होती है। मल्टी प्रोसेसिंग एज अ पैरेलल प्रोसेसिंग काम करते हैं क्योंकि ये शेयर्ड मेमोरी को यूज़ कर रहे होते हैं। आपका कंप्यूटर एक रैम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर सीपीयू जो है वो मल्टीपल सीपीयू लगाए जा सकते हैं। सो मेरा ब्रेन जो है वो बॉडी के हर पार्ट को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ठीक है, मेरा ब्रेन मल्टीपल प्रोसेसर के बेस पे काम कर रहा है। सो प्रोसेसर एक भी हो सकता है और मल्टीपल प्रोसेसर भी हो सकते हैं, लेकिन जब हम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की बात करते हैं तो मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम में बहुत सारे टास्क एक साथ साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं विद द शेयर्ड मेमोरी। दिस इज आल्सो कॉल्ड पैरेलल कंप्यूटिंग और पैरेलल सिस्टम्स। इट अलाउज द सिस्टम टू डू वर्क इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। यस, बिकॉज बहुत सारे प्रोसेसर हैं, आपने ढेरों काम काम परफॉर्म करना है, लेकिन ये भी ज़्यादा लार्ज काम के लिए बेस्ट नहीं है। एक कंप्यूटर है वो कितनी की मेमोरी को शेयर कर लेगा, ठीक है। प्रोसेसर ज़्यादा होने से ये नहीं है कि आप उसमें 100 काम जो है 100 वर्क्स एक साथ 100 टास्क एक साथ वर्क करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी लिमिटेड एक्सेस होती है, लेकिन जो भी है 10 प्रोसेसर है 10 टास्क हैं, सेकंड्स में आपका काम जो है वो परफॉर्म होगा। Unix is one of the most widely used multi-processing system. Yes, because Unix is a command based totally. तो मल्टीप्रोसेसर सिस्टम इज आल्सो नाउन एज पैरेलल सिस्टम और टाइटली कपल्ड। हाँ जी भाई, टाइटली कपल्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि मल्टी प्रोसेसर है। देखिए, एक प्रोसेसर, दूसरा प्रोसेसर, तीसरा प्रोसेसर, मेरे पास 5 प्रोसेसर हैं। ये पैरेलल कंप्यूटिंग हो रही है, एक साथ शेयर हो रहे हैं, ठीक है, ये एक साथ शेयर हो रहे हैं। अब ये जो है सारे के सारे प्रोसेसर हैं। सो ये प्रोसेसर दूसरा वाला पहले के साथ है, तीसरा वाला दूसरे के साथ है, चौथे वाला तीसरे के साथ है। ये होता है टाइटली कपल्ड। मतलब कि पहला टास्क कंप्लीट होगा तो दूसरे टास्क को जो है बारी देगा, लेकिन एंड पे हमें रिजल्ट कंसाइज करके मतलब सेकंड्स के अंदर शो करवाएगा। काम हर बंदे ने अपना अपना करना, लेकिन सेकंड्स के अंदर जो है वो परफॉर्म होगा। देखिए, छोटा सा ब्रेन है, उसके अंदर छोटा सा टास्क है, पहले वो होगा, ठीक है। तो इस सेंस में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना आसान है। मल्टीपल प्रोसेसर जो है वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं। सो मेमोरी को शेयर करेंगे, ठीक है। मेमोरी की वजह से है थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इसके अंदर, अदरवाइज मल्टी प्रोसेसर जो है वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम परफॉर्म करता है। ये इसके एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर हैं, रिड्यूस कॉस्ट करेगा, इंक्रीज रिलायबिलिटी करेगा, इंक्रीज थ्रूपुट करेगा। रिड्यूस कॉस्ट का मतलब ये है कि मल्टीपल प्रोसेसर की होने की वजह से शेयर जो रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप एक मेमोरी शेयर कर रहे हैं, बजाय इसके कि मैं डिफरेंट पीसीज बाय कर रही हूँ। मैंने एक ही पीसी लिया, उसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स लगा के अपना काम चला रही हूँ। इंक्रीज रिलायबिलिटी में क्या चीज़ है? इंक्रीज रिलायबिलिटी जो है वो मल्टीपल प्रोसेसर में इंक्रीज होती है। फेलियर ऑफ वन प्रोसेसर, लाइक लेट्स सपोज करें अगर 5 प्रोसेसर है, उसमें से एक प्रोसेसर खराब भी हो जाता है तो बाकी प्रोसेसर तो है ना अपना काम करने के लिए। इंक्रीज थ्रूपुट में क्या है? एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीट द वर्क इन लेस टाइम। मेरा थ्रूपुट होता है कि जो आपका स्टार्टिंग टाइम है वो, और जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो, और कंप्लीट होने वाला टाइम। सो टोटल नंबर ऑफ टाइम जो एक टास्क कंप्लीट होने में लेता है उसको हम कहते हैं थ्रूपुट। सो आपका ये भी टाइम इंक्रीज होता है बिकॉज मल्टीपल प्रोसेसर है, हर किसी बंदे को अलग-अलग काम दे दे। जैसे कि आप 10 स्टूडेंट्स ले लेती हूँ मैं कहती हूँ तुमने ये काम करना है, आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है। सो मैंने मल्टीपल टास्क डिवाइड कर दिए, बजाय इसके कि मैं एक ही बंदे के ऊपर सारा ओवरलोड डाल दूँ। तो डिफरेंट लोगों को काम कर दिया, मतलब डिफरेंट सीपीयूज को काम प्रोवाइड कर दिया, तो उसने उसको ज़्यादा इजीली जो है परफॉर्म कर दिया। टाइप्स ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर, देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर, मतलब कि 2 टाइप्स बेसिकली हैं इस मल्टीपल प्रोसेसर की। 2 है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर और एसिमेट्रिक। हाँ जी, सिमेट्रिक क्या चीज़ है यहाँ पे? A method of processing in which multiple processors work together on the same task is called symmetric multiple processing। मतलब कि आपके जो multiple processors हैं, मतलब 5 प्रोसेसर्स ले लें, 10 प्रोसेसर्स ले लें, मल्टीपल प्रोसेसर वर्क कर रहे हैं सेम टास्क। ये टर्म याद रखिएगा, मल्टीपल प्रोसेसर वर्क कर रहे हैं एक साथ और एक ही टास्क के ऊपर। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर, ठीक है। ये सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर में ही यूज होते हैं।
और इसमें क्या चीज होगा, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग ट्रीट्स ऑल प्रोसेसेस इक्वली। हाँ जी, मैंने 10 स्टूडेंट्स को काम दिया है तो 10 स्टूडेंट को सेम प्रायोरिटी दूंगी मैं। ऐसा नहीं होगा कि पहले स्टूडेंट को मैंने ज्यादा प्रायोरिटी दे दी है, दूसरे को ज्यादा कम दे दी है। ऐसा नहीं होगा। जब मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं तो वो इक्वल प्रायोरिटी देता है सबको। इसमें चूंकि सीपीयू के ऊपर ओवरहेड नहीं होता, ठीक है, सीपीयू जो है वो अपना अपना काम परफॉर्म कर रहा था, सारा जो है काम है विद एन अदर सीपीयू इज ओवरलोड। लाइक मेरे अलग अलग सीपीयू है। इसमें सीपीयू जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलोड नहीं होंगे, सेपरेटली काम परफॉर्म हो रहा है। हाँ जी, एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग क्या चीज है? एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग टेक्निक इन विच ईच प्रोसेसर इज डेडिकेटेड टू अ पार्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। हाँ जी, यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसी मल्टी प्रोसेसिंग की तकनीक है, इसमें जो हर एक प्रोसेसर है, ठीक है, उसको डेडिकेट कर दिया जाता है टू अ पार्टिकुलर टास्क। इसमें सेम टास्क दिया है लेकिन वो एक ही जैसा काम कर रहे हैं, वर्क टुगेदर कर रहे हैं, शेयर्ड मेमोरी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे डेडिकेटेड का कॉन्सेप्ट आ जाए तो इसका मतलब है कि आप बाउंड नहीं है कि वर्क टुगेदर करें, ठीक है, एक साथ बैठ के नहीं काम करना। इसमें मैंने बाउंड कर दिया कि इकट्ठे बैठ के काम करो, लेकिन टास्क जो है वो मैंने अलहदा दे दिया। इसमें मैंने टास्क तो अलहदा दिया, टास्क मेरा जो है वो एक जैसा है, लेकिन मैंने हर बंदे को डिवाइड कर दिया, लेकिन डेडिकेट कर दिया कि भाई तुम बाउंड नहीं हो कि ग्रुप में बैठ के काम करो, ठीक है, कहीं भी बैठ के आप काम कर सकते हो। तो हम इसको कहते हैं एसिमेट्रिक। हाँ जी, इसके अंदर आती है आपका मास्टर प्रोसेसर होता है इसके अंदर, और बाकी जो होते हैं वो स्लेव होते हैं। मास्टर पीसी, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देती हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं आप सबको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, उसने सब आप स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है लेक्चर, ठीक है। तो इसी तरह मास्टर पीसी है, मास्टर प्रोसेसर है, उसने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट अमंग द स्लेव्स। मतलब स्लेव जो होते हैं, ये कह लें कि गेस्ट प्रोसेसर है, स्लेव होते हैं ना, गुलाम, ठीक है। तो इसमें ये मास्टर आपका मेन होता है, स्लेव जो है उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे होते हैं। इनपुट एंड आउटपुट मास्टर ओनली, जो भी लाइक सारी की सारी इनपुट आउटपुट कन्फिगर करनी है वो यहाँ पे आपका मेन मास्टर प्रोसेसर करेगा। सिमेट्रिक में ये चीज़ थी कि बाउंड नहीं थे, लेकिन ग्रुप की फॉर्म में काम ज़रूर कर रहे थे, लेकिन ये था कि आपके पास अपने इख्तियार हैं। लेकिन यहाँ पे मास्टर अगर इंस्ट्रक्शन पूरी देगा तो आगे ही आप कम्युनिकेट कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं होगा। It only perform disk management tasks such as how to move the head of disk to read data from disk into the memory etc. ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड के नाम से ही पता चल गया कि यहाँ पे अब कोई शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड मैं अपने घर में बैठे यूज कर रही हूँ, आप अपने घर में बैठे सुन रहे हो, ठीक है, मैं आपको लेक्चर डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, तो आप अपने पीसी को यूज कर रहे हो, अपनी पावर, अपना अपना इंटरनेट, अपनी हर चीज अपनी यूटिलाइजेशन कर रहे हो, और सीपीयू आपका सिस्टम यूनिट अपना है, मेरा सिस्टम यूनिट अपना है, ठीक है, आप अपनी डिवाइस को यूज कर रहे हो, मैं अपनी डिवाइस को यूज कर रही हूँ। तो इसमें आप बाउंड नहीं है कि भाई एक ही सिस्टम हो और उसके ऊपर सारा काम परफॉर्म करे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सेवरल फिजिकल प्रोसेसर होंगे। फिजिकल प्रोसेसर इस सेंस में कहा गया है कि मेरा सिस्टम है, उसके अंदर मेरा प्रोसेसर है, ठीक है, सीपीयू है। इस तरह आपका सिस्टम है, उसके अंदर आपके मैनुअली सीपीयू जो है वो आप देख सकते हैं। लेकिन जो ऊपर हमने सिस्टम देखे थे उसके अंदर शेयर्ड मेमोरी थी, लेकिन एक्चुअली मल्टीपल प्रोसेसर में ये चीज़ होती है कि एक ही मेन सीपीयू और उसके अंदर प्रोसेसिंग के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। वो एक्चुअली कंसेप्चुअली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज लूजली कपल्ड। भाई बाउंड नहीं है कि एक ही पीसी के ऊपर बैठ के काम करना है, हर बंदा खुद मुख्तार काम कर रहा है और जब चाहे मर्जी काम कर सकता है, आपको एलोकेट कर दिया गया है काम, टास्क बेशक सेम ही है, लेकिन लूजली कपल्ड का मतलब ये है कि मैं बाउंड नहीं हूँ कि मेरे साथ एक्टिव होके काम करना है आपने, ठीक है, आप जब चाहे काम कर सकते हैं। इट मीन्स दैट द प्रोसेसर डू नॉट शेयर मेमोरी। हाँ जी, इसमें मेमोरी शेयरिंग का भी कॉन्सेप्ट गया। भाई ये कंप्यूटर कितनी की मेमोरी, कितने पीसी, कितने सीपीयू को शेयर कर देगा। मेरा कंप्यूटर अपनी मेमोरी यूज़ कर रहा है तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगा, आपका सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगा क्योंकि उसकी अपनी मेमोरी है, अपना सीपीयू है, अपना सारा डाटा सेटअप है, अपना सिस्टम क्लॉक है, तो वो हर चीज़ बैलेंस करके काम करेगा।
तो ये होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, जिसमें प्रोसेसर जो है वो अपना काम खुद ही परफॉर्म करते हैं, लेकिन एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में अलग अलग प्लेसेस के ऊपर। टास्क सबको सेम दे दिया गया है। ये हम ज्यादा काम कहाँ पे करते हैं, वर्क स्टेशन हो गया, मिनी कंप्यूटर्स हो गया, लार्ज जनरल पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर डिफरेंस देखा जाए तो मेरे के लिए यही चीज है कि जो आपके मल्टीपल प्रोसेसर हैं, मल्टीपल प्रोसेसर और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में मेन डिफरेंस ही यही है बेटा, कि मल्टीपल प्रोसेसर में शेयर्ड मेमोरी होती है और लिमिटेड होते हैं, ठीक है। उसमें हम टाइटली कपल्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं कि पहला टास्क कंप्लीट होगा तो दूसरा होगा, फिर वो आपको आउटपुट शो करवाएगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड में ये नहीं है, इसमें हम लार्ज एरिया मतलब जितनी चाहे मर्जी इसके साथ कन्फिगरेशन करके इन्हांस कर सकते हैं। इसमें हमें स्केलेबिलिटी का इशू होगा ज़्यादा से ज़्यादा, कि लार्ज एरिया चाहिए, ठीक है। उसमें हमें एक ही सिस्टम चाहिए मल्टीपल प्रोसेसर में, और वो एफिशिएंट चाहिए। एडवांटेजेस क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के? मेन एडवांटेजेस ऑफ बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर एज फॉलोज। इसमें हम रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं। हाँ जी भाई, जितनी मर्जी रिसोर्स शेयर करो, मैंने प्रिंटर की कमांड दे दी है, जितनी मर्जी इसके साथ पीसीज अटैच कर लो, जो पहले आएगा उसको पहले यूटिलाइज करके रिसोर्स का पार्ट जो है वो शेयर कर देगा। कंप्यूटेशन स्पीड अप क्या चीज़ होती है? इफ द कंप्यूटेशन कैन बी स्प्लिट इनटू सेक्शंस, ठीक है। आप कंप्यूटेशनल स्पीड को सेक्शंस के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हुआ है काम, ठीक है। आप सेक्शंस की फॉर्म में काम कर रहे हैं, इस सेंस में इसकी कंप्यूटेशनल स्पीड अप होगी। मेरे सिस्टम अपनी स्पीड के साथ काम कर रहा है, आपका सिस्टम आपकी स्पीड के साथ काम कर रहा है। सो ये आपकी सेक्शन को डिवाइड करता है, तोड़ता है, और आपका काम जो है वो ज़्यादा स्पीडली सेक्शंस की फॉर्म में डिफरेंट मशीन्स के ऊपर परफॉर्म हो रहा है। हाँ, ये एक्सपेंसिव ज़रूर होगा, बिकॉज़ फिज़िकली हर किसी को बाय करना पड़ेगा। जैसे मैं, हमारी लैब है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ही है, इतने सारे उधर पीसीस पड़े हुए हैं, वो बेशक एक मेन सर्वर के साथ अटैच है, लेकिन उनका अपना सिस्टम यूनिट है, अपना कीबोर्ड है, अपना माउस है। सो वो सारे के सारे काम खुद परफॉर्म करते हैं। रिलायबिलिटी, इट प्रोवाइड्स मोर रिलायबिलिटी फॉर डिफरेंट जॉब्स। रिलायबल का मतलब यही होता है कि वो एक टास्क नहीं, मल्टीपल टास्क एट अ टाइम परफॉर्म कर सके। इट इज़ डन बाय प्रोवाइडिंग द रेप्लिकेशन ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द सिस्टम। भाई जितनी चाहे मर्जी रेप्लिकेट करो, आपके पास इख्तियार है, मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया काम, आप उसकी जितनी मर्जी कॉपी बनाओ, लेकिन अब एक सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए दिया है, ये नहीं कि उसको आप गलत सेंस में यूज़ करने लग जाएं। रिलायबिलिटी का मतलब इस सेंस में है कि आप खुद मुख्तार हैं, आप उसको ऑन ऑन यूज़ खुद कर सकते हैं, जैसे चाहें उसको मोल्ड किया जा सकता है, रेप्लिकेट किया जा सकता है। लाइक सपोज करें अगर एक सिस्टम इन्फेक्ट हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर, तो बाकी सिस्टम सारे के सारे काम कर रहे हैं, ये भी इसकी रिलायबिलिटी को इन्हांस कर रहा है। हाँ जी, scalability. Scalability is an important advantage of distributed system. It means that distributed system can grow by adding more computers without affecting the existing applications and users. हाँ जी जी, इसके अंदर स्केलेबिलिटी का कोई भी मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कि अगर कोई बंदा एक्स्ट्रा ऐड किया जा रहा है, कोई पीसी ऐड किया जा रहा है, तो पुराने वाले पीसी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसा इसमें कोई भी चक्कर नहीं है। स्केलेबिलिटी का यहाँ पे ये मतलब है कि एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के अंदर जितने मर्जी सो आप पीसीज ऐड कर लो, मशीन्स ऐड कर लो, तो पुराने वाले अफेक्ट नहीं होंगे। क्लस्टर सिस्टम है। क्लस्टर सिस्टम क्या चीज़ है? क्लस्टर कहते हैं जुड़मट को, ठीक है। तो यहाँ पे आगे यही टर्म ही आएगी। क्लस्टर सिस्टम यूजेस मल्टीपल सीपीयूज टू अकम्प्लिश अ टास्क। हाँ जी भाई, क्लस्टर सिस्टम का मतलब है कि जो मल्टीपल सीपीयू हैं वो अकम्प्लिश कर रहे हैं टास्क को एक साथ। इट इज अ डिफरेंट फ्रॉम पैरेलल सिस्टम, ठीक है। ये डिफरेंट होता है किससे? पैरेलल सिस्टम से। देखिए पैरेलल सिस्टम में क्या चीज थी कि मल्टीपल प्रोसेसर शेयर्ड मेमोरी के जरिए एक ही सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज डिफरेंट है। इसमें क्या हो रहा है, जुड़मट की फॉर्म में कर रहे हैं, मतलब कि मल्टीपल सीपीयू जो है वो एक ही टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन मल्टीपल सीपीयू कंसिस्ट ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल सिस्टम कपल्ड टुगेदर, ठीक है। इसमें टू और मोर इंडिविजुअल सिस्टम भी कपल्ड हो सकते हैं। क्लस्टरिंग सिस्टम इज यूजुअली परफॉर्म टू प्रोवाइड हाई अवेलेबिलिटी, यस, बिकॉज इसमें मल्टीपल सीपीयूज हैं तो हमें अवेलेबिलिटी भी हाई चाहिए। अ लेयर ऑफ क्लस्टर सॉफ्टवेयर रन्स ऑन द क्लस्टर नोड्स। ज़्यादा लैंड वगैरह एरिया के लिए ये बेस्ट है क्लस्टर नोड। वैन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए फिर डिफरेंट सिनेरियो होगा। अब जैसे कि इसकी भी टू टाइप्स हैं, क्लस्टरिंग, एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग और सिमेट्रिक क्लस्टरिंग।
हाँ जी, एसिमेट्रिक क्या चीज़ है? इन दिस फॉर्म वन मशीन इज इन हॉट स्टैंड बाय मॉडल। होस्ट भी इसको कह सकते हैं। हॉट मतलब कि वो ऑटोमेटिकली खुद ही है, अलहदा है, किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा। हॉट स्टैंड बाय मोड एंड अदर मशीन रन द एप्लीकेशन। मतलब एक जो उसमें है ना मशीन, वो अलहदा ही है, वो कोई काम नहीं कर रही। ठीक है, वो स्टैंड बाय मोड है, वो दूसरों को इंस्ट्रक्शन जरूर दे रहा है। लेकिन जो बाकी मशीन है वो एप्लीकेशन रन कर सकती है, लेकिन एक जो हॉट स्टैंड बाय मोड है वो काम कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, वो कोई भी काम नहीं करेगा, बाकी सारी की सारी एप्लीकेशन जो दूसरी मशीन के ऊपर रन होंगी वो इसको सॉल्व आउट करेगी। दी हॉट स्टैंड बाय मशीन परफॉर्म्स नथिंग। देखिए मेंशन भी है कि वो कुछ भी काम नहीं करेगा। इट इज ओनली मोनिटर द सर्वर। इसका जस्ट एक ही काम है, इसने मोनिटर करना है, इंस्ट्रक्शन देनी है, बाकी और कोई भी काम नहीं है। इट बिकम्स द एक्टिव सर्वर इफ द सर्वर फेल। हाँ जी, बिकॉज हॉट स्टैंड बाय है, ये इसने ये चीज़ देखनी है क्या चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है, क्या चीज़ अभी मेरे पास मतलब कि कनेक्शन का आया है या डिसकनेक्ट हो गया या फिनिश हो गया टास्क, ये चीज़ें इसने नोट आउट करनी है। ये उसकी नॉर्मल कंडीशन है। जैसे कि ये सर्वर क्लस्टर है, सर्वर क्लस्टर में नंबर ऑफ सर्वर्स लगे हुए हैं। ठीक है, एनी नंबर ऑफ सर्वर्स फ्रॉम टू टू एन एप्लीकेशंस कॉल्स कॉमन इंटरफेस टू फॉर ऑल द सर्वर। इसमें बेटा देखिए ये नॉर्मल कंडीशन है, इसमें सारे सर्वर एक्टिव हैं। ठीक है, इसमें कोई भी हॉट स्टैंड बाय मोड नहीं है। लेकिन फेलियर कंडीशन में क्या है कि एक सर्वर जो है वो कोई काम नहीं कर रहा। कॉल कॉमन इंटरफेस फॉर ऑल द सर्वर्स, लेकिन यहाँ पे ये जो सर्वर है वो कोई काम नहीं कर रहा। तो बाकी ये सारी की सारी क्या होंगी, जब एक मेन सर्वर ही उसका करप्ट हो जाएगा तो आपका हॉट स्टैंड बाय मोड ही करप्ट हो गया, वो ही एक्टिव नहीं है, तो बाकी सारी की सारी वर्किंग भी आपकी खराब हो जाएगी। सिमेट्री क्लस्टरिंग होती है। सिमेट्री क्लस्टरिंग इन दिस फॉर्म टू और मोर मशीन्स रन द एप्लीकेशन। हाँ जी भाई, इसमें एक मशीन नहीं बाउंड, जैसे कि उसमें एक स्टैंड बाय मोड था, हॉट स्टैंड बाय, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सारी की सारी मशीन जो है वो एप्लीकेशन रन कर सकती हैं। दे आल्सो मोनिटर ईच अदर एट द सेम टाइम। ठीक है, एक सेम टाइम पे ही काम करेंगी, लेकिन डिफरेंट एप्लीकेशन जो है वो मशीन परफॉर्म कर रही है। सो ये ज़्यादा एफिशिएंट मोड है, बिकॉज इसमें हर मशीन अवेलेबल है हर काम करने के लिए, सो मल्टीपल टास्क परफॉर्म किए जा सकते हैं। सम अदर फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स आर पैरेलल क्लस्टर्स एंड क्लस्टरिंग ओवर वैन। सो हम इसको साइमल्टेनियसली टास्क जो है वो पैरेलल कंप्यूटिंग में परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसको हम वैन की फॉर्म में जो है वो कॉल करते हैं। पैरेलल क्लस्टर की बात करते हैं एंड क्लस्टरिंग ओवर वैन बात करते हैं, तो ये साइमल्टेनियसली काम परफॉर्म करते हैं। ऊपर मैं बता के भी आई हूँ आप लोगों को। रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं। हाँ जी, रियल टाइम सिस्टम इज अ सिस्टम दैट इंश्योर्स द एग्जैक्ट टाइम रिक्वायरमेंट फॉर अ जॉब। हाँ जी, रियल टाइम सिस्टम ने आपको वो एग्जैक्ट टाइम देना है जहाँ आपकी कोई भी जॉब जो है कंप्लीट हो रही है। सो ये डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, सर्विस हैं जो आपको प्रोवाइड करती हैं, लाइक इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमोबाइल्स, एयरप्लेन गाइडेंस। ये रियल टाइम जो भी आपने काम करना होता है, रियल साइंस सिस्टम है कि इस टाइम अगर कोई ब्लास्ट वगैरह करना हो तो वो भी रियल टाइम दे देते हैं, उसको टाइम डिवाइड कर दिया जाता है कि बस इतनी टाइम पे तुमने ब्लास्ट हो जाना है या मूवमेंट होनी है। ठीक है, इंश्योर करता है एग्जैक्ट टाइम रिक्वायरमेंट। टाइप्स ऑफ रियल टाइम सिस्टम की जो टाइप्स हैं वो है हार्ड रियल टाइम सिस्टम। हार्ड रियल टाइम सिस्टम में क्या चीज होती है? हार्ड रियल टाइम सिस्टम गारंटीज द जॉब दैट विल कंप्लीट विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसने इंश्योर करना है कि जो टाइम दे दिया है उसी में ही वो कंप्लीट करे। ठीक है, इंश्योर करेगा और प्रोसेसिंग को इनपुट एंड आउटपुट आर बाउंडेड। हाँ जी भाई, हार्ड रियल टाइम में आप बाउंड हैं, जो टाइम आपको दे दिया है उसी टाइम में वो टास्क कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर दोबारा करना है तो टाइम एक्सपायर होने के बाद उसको रीएलोकेट कर दिया। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी मिसाइल वगैरह की। ठीक है, जंबो जेट हो गया और ऑन द इमेजेस सॉफ्टवेयर ऑन अ मिसाइल, जो भी इसको टाइम दे दिया ना, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकती, बाउंड कर दिया भाई। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम क्या है जी? सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम इज अ मच लेस रिस्ट्रिक्टिव वर्जन ऑफ अ हार्ड रियल टाइम सिस्टम। इसमें ऐसा बहुत कम रिस्ट्रिक्शन है कि इसमें आप टाइम की लिमिट नहीं है एक्चुअली। ठीक है, इसमें कोई भी जॉब बाउंड नहीं है कि भाई तुमने इतने ही काम को जो है इतने ही टाइम में कंप्लीट करना है, इसमें कोई भी बाउंड्री नहीं है, इसमें कोई भी चेक्स नहीं है। अगर टाइम कंप्लीट हो गया है तो वो उसको दोबारा रीएलोकेट कर लेगा ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद इसको क्रिटिकल सिचुएशन में लेकर प्रायोरिटी बेस उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दे के उसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, इसमें बाउंड्री नहीं है।
जैसे कि आपकी विंडोज़ हैं, लाइनक्स है, सोलरिस हैं, ये सारे के सारे सॉफ्ट रियल सिस्टम की एग्जांपल है भई। इसमें कोई बाउंड्री नहीं है कि आपका टास्क इतने बजे ही होना है। जैसे कि कोई मिसाइल नहीं है, मैं अपना पीसी ऑन किया, मैंने इसके ऊपर डिफरेंट टास्क काम कर रही हूँ, मैं जब चाहे इसको बंद कर सकती हूँ, मैं जब चाहे इसे चला सकती हूँ। ये आपका होता है रियल टाइम सॉफ्ट फॉर्म, जिसे हम सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम कहते हैं। हैंड हेल्ड सिस्टम होते हैं। हैंड हेल्ड सिस्टम के बारे में एक्चुअली मैंने बता भी दिया। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट को हम हैंड हेल्ड सिस्टम कहते हैं। जैसे कि पहली कंपनी थी एप्पल कंप्यूटर्स, न्यूटन मैसेज पैड था। ये इतना लार्ज था साइज में, एक्सपेंसिव भी था और कॉम्प्लिकेटेड भी था, ठीक है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट का काम ही क्या होता है एक्चुअली कि हैंड हेल्ड बेस है। जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन है, ये भी तो आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट ही है। आपका कंप्यूटर है, वो भी आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है। सो इसके बाद पाम पायलट वगैरह जो है वो इंट्रोड्यूस हुए थे। सो इसके बाद देखिए, टोटल ओवरऑल कम्प्लीमेंट्स के बाद जो चीज़ आपके पास आती है वो ये होती है कि जब आप डेस्कटॉप और लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं। सो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट वाज ओरिजिनली इंटेंडेड टू बी सिंपल डिजिटल कैलेंडर। आप जो भी है प्लेइंग कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, सो ज़्यादा एफिशिएंटली काम जो है वो छोटी सी फॉर्म के अंदर, मोबाइल कितना छोटा है ना, उसके अंदर आप कितने सारे जो है वो फंक्शंस यूज़ करते हुए काम कर रहे हैं। जी, इसके बाद आपका लास्ट पॉइंट आता है मल्टीमीडिया सिस्टम, ठीक है। अभी हमने डिफरेंट सिस्टम्स पढ़े, हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, फिर उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंट क्या इनकन्वीनियंट है, उसके एडवांटेजेस देखे डिफरेंट सिस्टम्स के, और ये लास्ट है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के नाम से पता चल गया कि कोई एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो का लिंक होगा इसके साथ, ठीक है। मल्टीमीडिया सिस्टम कौन से सिस्टम होते हैं? जैसे कि वेबसाइट होती है ना डिफरेंट, उसके ऊपर ऑडियो भी सुन रहे हैं, वीडियो भी देख रहे हैं, इसी तरह मल्टीमीडिया सिस्टम है, या आपके मल्टीमीडिया सिस्टम्स ही हैं जो कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल फोन्स हो गया। यहाँ पे आप ना सिर्फ और सिर्फ अपने एक टास्क परफॉर्म करें, यहाँ पे मल्टीपल लाइक टेक्स्ट फाइल्स भी खोल रहे हैं, वर्ड प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं, स्प्रेडशीट भी यूज कर रहे हैं। सो मल्टीमीडिया डाटा कंसिस्ट होता है आपका ऑडियो के ऊपर, वीडियो के ऊपर एंड कन्वेंशनल फाइल्स के ऊपर। जो भी मूवमेंट, एनिमेशन, टेक्स्ट हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, एनिमेशन होगी, ये सारी की सारी मल्टीमीडिया सिस्टम्स की टाइप्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल वीडियो में हैव द रिस्ट्रिक्शन टू बी डिलीवर 30 फ्रेम्स पर सेकंड etc। लाइक आप यूट्यूब को यूज़ कर रहे हैं ना, यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देख रहे हैं, तो देखिए ना वो जो इतनी पट्टी शो हो रही होती है जिसको आप आगे नेक्स्ट और बैकवर्ड करके, ऑनवर्ड करके आप देख रहे होते हैं, वो जो पट्टी शो हो रही थी वो एक्चुअली एक इमेज होती है। उस हर इमेज के ऊपर फ्रेम सेट कर दिया जाता है कि इतने फ्रेम्स के ऊपर इतना ही आपको डाटा जो है वो डिलीवर हो। हाँ, अगर आप खुद उसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। लाइक जैसे कि ये वीडियो होती है ना, डिफरेंट वीडियोस वगैरह होती हैं, जैसे कि ये आपकी वीडियो है। हाँ जी, ये जो पट्टी वगैरह आ रही होती है ना, ये वाली पट्टी शो हो रही होगी आप लोगों को। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ ये आपके एक्चुअली नंबर ऑफ फ्रेम्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है। आप यहाँ पे आगे कर रहे हैं तो वो इतने फ्रेम्स आगे चल के आया होगा। लेट्स सपोज करें ये 50 फ्रेम्स के साथ चल रहा है। छोटे-छोटे पोर्शन होते हैं, उसके पार्ट की डिवीजन कर दी जाती है, उतनी फ्रेम्स की फॉर्म में वो काम करता है। तो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन इंक्लूड MP3, DVD, मूवीज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो क्लिप्स ऑफ मूवीज, ऑफ न्यूज़ स्टोरीज, जो भी आप